मुझे प्रोस्टिट्यूट बोलते थे, पूरे मोहल्ले में, रिश्तेदार में, हर जगह प्रोस्टिट्यूट बोलते थे। तुम माल लेने कानपुर जाती हो तो वहाँ पे तुम रात भर स्टे करती हो, उसमें उतना कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहती हो। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, बहुत ज़्यादा मारा था, इतना मारा था कि मेरे बच्चे भी खूब चिल्ला रहे थे बैल्कनी में निकल के, मेरी मम्मा को बचाओ। मेरा छोटा बेटा 4.5 साल का है, वो सबसे फ़ोन करके बोलते थे मेरी वाइफ मेरे साथ फिजिकल नहीं होती है, क्या रीज़न है। तो उनके दोस्त लोग बोलते थे उसका कहीं और रिश्ता होगा, वो कहीं अफेयर चलता होगा। ये सारी बातें अपने दोस्तों से करते थे। सब दोस्तों से, मोहल्ले से, रिलेटिव से, मेरे घर वालों से, सब यही है कि इसने मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी मार दिया था। डॉक्टर ने बोला कि जाके अपना मेडिकल टेस्ट करवा लो, आगे चल के काम आएगा। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं करना है, बस अच्छाई मेरी यही, इंसानियत मेरी यही है कि न मैंने इस बंदे को जेल भेजा, न मैंने इस पर के ऊपर एक केस लगाया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तहे दिल से शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। हमें ना आए रोज़ इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं। मैं सबसे पहले आपकी मुलाकात करता हूँ। आप कब आए थे आज मैं आई हूँ आज की डेट में। और आपको पता कैसे चला? मुझे एक रिलेटिव के थ्रू पता चला कि एक मायका है, यूट्यूब के थ्रू एक रिलेटिव ने बताया कि मायका है, वहाँ पे जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, अपनापन मिलेगा, फैमिली जैसा प्यार तो मिलेगा। आपने वीडियोस देखी थी? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी देखी है। तो ये आप लोगों का प्यार है कि जो आप लोग वीडियो शेयर कर रहे हो। अब ये वीडियोस ना देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। सबको पता चल रहा है कि एक माइका नाम की संस्था है जहां पे अगर कोई भी महिला जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जिसके ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं, जिसका पति उसे मारता है, या फिर कोई भी बेटी जिसके साथ चाहे उसके घर वाले ही भेदभाव करते हैं, अब अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उनके लिए एक माइका नाम की जगह है। मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ पे गोद लेने की कोई भी प्रथा नहीं है, कि यहाँ पर कोई भी एडॉप्शन की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती है, शादी विवाह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो प्लीज़ आप गोद लेने के लिए या फिर शादियों के लिए कॉल ना करें। आपको कॉल करना है तो आप कॉल करिए डोनेशन के लिए। नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, सारी आपको जानकारी मिलेगी, आपको बाकायदा रिसिप्ट दी जाएगी जो भी आपने डोनेशन दिया है यहाँ पे। और आपको अगर कॉल करना है, कॉल करिए अपने बच्चों के बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए, अपना जन्मदिन यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। आप यहाँ पे आइए, विजिट करिए। हम आपका जन्मदिन, आपकी एनिवर्सरी और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। तो चलिए हम सुनते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि नेहा को अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा। आइए सुनते हैं नेहा की कहानी। नमस्कार। नमस्कार। तो ऐसा क्या हुआ नेहा कि आपको अपना सब कुछ छोड़कर आना पड़ा? कि आप शादीशुदा हैं? आप अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताइए स्टार्टिंग से। मेरी शादी 2015 में हुई थी। मैंने लव मैरिज किया हुआ था, मैं लड़के को जानती भी नहीं थी। 7 दिन की मुलाकात में हमारी शादी हो गई थी। तो वो सब कुछ जो उस लड़के ने दिखाया था वो सब कुछ निकला फ्रॉड। उसने एज में बताया कि मैं तुमसे 5 साल का बड़ा हूँ, वो 12 साल का बड़ा निकला। वो डिप्रेशन का पेशेंट था, प्लस डाइवोर्सी भी था, उसके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी, वो बहुत लेजी टाइप का था। उसने सब कुछ फ्रॉड दिखाया मुझे। शादी को फिर भी सब कुछ सही चल रहा था। मैं जब 6 महीने में प्रेगनेंसी मेरी थी तो उसका डिप्रेशन निकल के सामने आया था। मैं उस केस में कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर उसके बाद मैं शादी चला रही थी, कोई तरीके चल रहा था। 8 साल में मेरे पति को 4 बार डिप्रेशन हुआ। फिर 4 साल में मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मैं कैसे झेलूँ। वो 3 साल से मेरे साथ इतना रूखा व्यवहार कर रहे थे। मेरे बच्चों का तो खर्चा पानी देते थे, मेरा 1 रुपया खर्चा पानी नहीं देते थे। शक बहुत करते थे, बहुत इल्ज़ाम लगाते थे, मुझे प्रोस्टिट्यूट बोलते थे। पूरे मोहल्ले में, रिश्तेदार में, हर जगह प्रोस्टिट्यूट बोलते थे। तो मुझे यही चीज़ सबसे ज़्यादा खल गई कि जब पति पत्नी की इज्जत खुद नहीं करता है, बाहर र्यूमर फैला रहा है, ठीक है, अगर मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ तो तुम प्रूफ करो। वो प्रूफ भी नहीं कर पाए। मेरी मोबाइल भी उनके पास थी। 3 साल मैंने उनको टाइम दिया कि आप 3 साल में प्रूफ करो कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ या मेरा किसी से लिविंग रिलेशनशिप है, ऐसा कुछ बोला मैंने। वो प्रूफ भी नहीं कर पाए। फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, अभी 1-3 महीने पहले की बात है। बहुत हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत उन्होंने मुझको मार दिया था। पुलिस ने बोला कि डाइवोर्स ले लो या फिर तुम्हारा कोर्ट का मामला है, अपना देखो, मैं नहीं जानता। मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई मुझे ले गया। मेरे बच्चों का वहाँ एडमिशन हुआ, पढ़ा रहे थे, भैया अच्छे से रख रहे थे। वो बंदा फिर घर पे फ़ोन करके टॉर्चर करना शुरू कर दिया। भाई लोगों को परेशान किया, पर डे पुलिस भेजता था। तो फिर मेरी बहन ने बोला कि तुम्हारे पास एक रास्ता, एक साइट है, एक रिलेटिव ने बताया कि एक साइट है मायका करके, वहाँ बहुत अपनापन मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, सारी खुशी तुम्हें वहाँ मिलेगी। अगर कोई परेशानी हो आप वहाँ चले जाओ। मायके वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ससुराल सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप वहाँ चले जाओ।
तो मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी, मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हुई इससे कि मुझे लगा कि बस मेरा कोई ठिकाना नहीं, अब मेरा मायका ही, अब वो ही मतलब ससुराल का प्यार भी देगा, घर का प्यार भी देगा। तो फिर मैं डायरेक्टली ट्रेन पकड़ी, रिजर्वेशन कराई, अपने दोनों बच्चों को लेके यहाँ पे आ गई और जैसा था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा पाया। भगवान करे आगे चल के भी ऐसे ही प्यार मिले मुझे यहाँ पे। अभी तो मुझे 3-4 घंटे हुए हैं। मैं मतलब एक्सपेक्टेशन मेरा यही है कि नेक्स्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसे ही बिहेव हो जैसे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। अच्छा, आप मेरे को बताइए कि आपने बताया 2 बच्चे हैं, जी। तो उनमें दोनों बच्चे लड़के लड़की, उसमें कौन कौन क्या है? एक बड़ी बेटी है 7 साल की, एंजल गुप्ता नाम है उसका, और सेकंड मेरा बेटा है, उसका नाम मुकुल गुप्ता है, वो 4.5 साल का है। तो एक बेटी एक बेटा है आपका। हाँ। तो जो आपके पति हैं वो क्या नशा वगैरह करके आपको नहीं मारते नहीं, थे? कुछ नहीं करते वो, बिल्कुल कोई मतलब कोई निकोटिक टाइप के कुछ है ही नहीं उनके अंदर। उनको बस डिप्रेशन की बीमारी है, वो लेजी टाइप के बहुत हैं, वो कमाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं कमाऊं, मैं खिलाऊं, वो घर में दिन भर बैठे रहें। और 24 घंटा जब हस्बैंड वाइफ घर में रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। छोटी छोटी बातों को लड़ाई झगड़ा बनते बनते वो बड़ा हो जाता है, तो वो उसी चीज़ को, छोटी सी बातों को बड़ा खींच के हर जगह कॉल कर देते हैं, र्यूमर फैला देते हैं, पुलिस थाना कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, बहुत मेंटली टॉर्चर हो गई थी, बहुत मेंटली टॉर्चर हो गई थी। मैंने अपने आप को साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया, तो उसमें भी वो इल्ज़ाम लगाने लगे कि तुम नशे की गोलियां खाती हो, तुम नींद में सोना चाहती हो, नशे में रहना चाहती हो। उसको भी लेके बहुत बवाल कटा घर में। फिर मैंने वो भी छोड़ दिया जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पार हो गया। अब मैं फिर छोड़ दी, ससुराल भी छोड़ दी। आप मेरे को ये बताइए कि जैसे आपकी जो ये शादी हुई तो आपके सास ससुर हैं? नहीं नहीं, मेरे सास ससुर तो उन्होंने ही शादी करवाई थी कि बेटा शादी कर लो मेरे बेटे से। तो मैंने बोला लड़का ठीक ठाक है, प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है, लड़का भी काफ़ी हैंडसम ड्रेसिंग था, सब कुछ परफेक्ट था। पर ये नहीं पता था कि शादी क्यों करवा रहे हैं। क्योंकि मैं घर से एक बार मुझे थोड़ा गुस्सा आता था, घर में मेरे कुछ बवाल हो गया था, तो मैं घर छोड़ के निकल गई थी। मैं 2.5 साल अपने दम पे कानपुर में अपने दम पे अपने पैर पे खड़ी होकर दिखाई हूँ अपने घर वालों को। तो सास सस मैंने बोला कब तक ज़िंदगी मेरी अकेले कटेगी, घर तो मुझको वापस जाना नहीं है, तो शादी कर लेती हूँ, कब तक ज़िंदगी कटेगी। फिर मैंने शादी कर लिया और शादी करने के बाद 6 महीने बाद इनका डिप्रेशन सामने आ गया, पूरी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी हो गई मेरे। अच्छा, मतलब जब आपने इनसे शादी की तो उस टाइम पे आप अपने घर से 2 साल से अलग थी? हाँ, 2-2.5 साल से अलग थी, किसी से मतलब कोई नहीं था। मैं शादी कर भी रही हूँ, किसी को भी मैंने नहीं बताया था। मंदिर में मैंने शादी कर ली थी अपने मन से। लड़का कोई दिन मेरे साथ, मैं जॉब करती थी, मेरे साथ कोई दिन मेरे रूम पे था, तो मुझे गुस्सा ये आता था, ये बंदा अपने घर भी नहीं जाता, कमाता भी नहीं है, दिन भर मेरे पैसे पे ऐश करता रहता है, एक पैकेट दूध तक नहीं लाता, एक पैकेट बिस्किट तक नहीं लाता। तो मुझे लगा कि भाई तुम शादी की हो, अपने घर ले चलो मुझे, मैं यहाँ क्या करूँगी, अपने घर ले चलो, मुझे जॉब नहीं करना। फिर वो अपने घर ले गया, रखा। फिर 6 महीने बाद सामने आ गया डिप्रेशन वगैरह उनका। फिर शादी किया था, झेलना भी था क्योंकि प्रेगनेंसी भी थी मुझे। तो फिर हुआ, सही हो गया, फिर सब कुछ सही चल रहा था। फिर सेकंड बेटा आ गया, तब भी इनकी हालत सही थी। बस 3 साल से पता नहीं क्या हो गया था, मेरा 1 रुपया भी खर्चा नहीं देते थे, न अपना पहनना ओढ़ना, घूमना पीना, खाना पीना, एकदम A to Z खर्चा मैं खुद देखती थी। अभी मैंने 1.5 साल पहले मैंने पार्लर खोला था, कॉस्मेटिक की दुकान की थी, उसमें मैंने सारा पैसा लगाया था। उन्होंने 6 महीने में दुकान बंद करवा दी। शक करने लगे, तुम्हारी दुकान में लड़के आके खड़े होते हैं, तुम उनसे बातें क्यों करती हो, तुम्हारा यहाँ चक्कर है, तुम माल लेने कानपुर जाती हो तो वहाँ पे तुम रात भर स्टे करती हो, उसमें तुम्हारा कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहती हो। तो बहुत सारी गलत फहमियाँ उनके मन में थी, जिसकी वजह से मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। अच्छा, जो आपके घर वाले थे क्या उस शादी के खिलाफ थे या फेवर में थे, जो आपके मायके पता वाले? ही नहीं था, उनको पता उन्हें पता ही नहीं था कि मैं शादी तक कर रही हूँ। उसके बाद मेरी बहन की शादी पड़ी, तो फिर मैंने घर पे फ़ोन किया कि पापा मुझे शादी में बहन की आना है। तो पापा ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, तुम भी उसकी बहन हो, तुम शादी में आ सकती हो। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम 2.5 साल बाद 3 साल बाद अपने घर पहली बार गई, तो वहाँ मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला, मेरे हस्बैंड को बहुत रिस्पेक्ट मिला। बल्कि मेरे पापा ने ये बोला कि ऐसा लड़का तो मैं भी नहीं ढूंढ सकता था जैसा इस लड़की ने ढूंढा। सबने उनकी बहुत तारीफ़ की, पर जो पीठ पीछे की बात थी वो मैंने वहाँ तो पता ही नहीं की थी को कुछ, कि फैमिली इशू चल रहा है, प्रॉपर्टी इशू चल रहा है, लड़का डिप्रेशन का पेशेंट है, कुछ मैंने उसे नहीं बताया। बस कहानी चल रही थी, फिर धीरे धीरे सारी कहानियाँ खुलती गई। अब भाई लोग भी, पूरे रिश्तेदार को भी पता चल गया है कि लड़का कैसा है। क्योंकि इन्होंने फेसबुक में भी बहुत सारे मेरे खिलाफ इतने सारे रिपोर्ट लिखवाए हैं, FIR करवाया मेरे खिलाफ। तो ये आप मेरे को बताओ कि जो ये आपके बारे में सारे रिपोर्ट्स FIR वगैरह लिखवाना, ठीक है, ये ऐसा क्यों करवा रहे हैं? बस ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। बस इनका मोटिव ये है कि
इसे लोग गलत समझे, मुझे लोग सही समझे। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी तो जो आपकी लव मैरिज थी, तो जब आपकी शादी जो लव मैरिज हुई थी, तो ये शादी के 1 साल 2 साल तक मतलब क्या इनका आपके तरफ प्रेम वगैरह था आपको? बहुत ज़्यादा, 3 साल और अब? तक। अब तो बिल्कुल नहीं है, अब वो चाहते हैं। तो वो अचानक से क्या ऐसा होने लग गया कि ये मुझे पता नहीं, बस इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, ये शक करना पता नहीं कहाँ से शुरू कर दिए। तो मैंने सेक्रेटरी से पूछा कि मेरे हस्बैंड को डिप्रेशन की बीमारी है, वो शक बहुत करते हैं। तो बोले कि ये सारे डिप्रेशन की बीमारी में ये सारे सिम्टम दिखते हैं। तो मैंने बोला ये सही कैसे होगा, कहीं दवाओं के साथ सही होगा। मैंने इनकी बहुत मेडिसिन कराई, अपना पैसा भी लगा के मेडिसिन करवाई, भाई का पैसा भी लगा के मेडिसिन करवाया, सबसे सपोर्ट भी लिया। पर ये क्या करते हैं, दवाइयाँ ये खाते हैं, रात भर सोते हैं, दिन भर सोते हैं, सो के उठेंगे, फिर रात में दवाई खाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, 24 घंटा सोते रहते तो हैं। कभी आपने इनसे पूछने की कोशिश नहीं की कि डिप्रेशन किस चीज़ का है, मतलब क्या वो उनको? ये बोलते हैं कि मुझे 16 साल की ऐसे ये बीमारी डिप्रेशन वाली पकड़ी थी, मेरा लखनऊ के नून मंजिल हॉस्पिटल में मेरा इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से इलाज हो चुका है। तो मैंने बोला अगर आप लोग को आपको ये सब इशू था तो आपको ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी जो फैमिली वाली होती, कम से कम उससे अगर कोई तकलीफ होती तो आपको ससुराल सपोर्ट करता, ससुराल फेवर सपोर्ट करता। मैं तो खुद अनाथ जैसा कानपुर में रह रही थी, अपने घर से निकली हुई थी, मेरी ज़िंदगी खुद अकेले कट रही थी। आप मुझे ऐसे जगह फिर ला के अटका दिए कि यहाँ पे ना मेरा कोई अपना, ना कोई घर वाला, ना कोई बाहर वाला, क्योंकि ससुराल में भी मेरे हस्बैंड किसी से नहीं बनती है। 5 भाई ये लोग हैं, 5 में किसी से नहीं बनती है, वहाँ भी मैं अकेले, मायके से भी मैं अकेले। तो ये फेसबुक वगैरह पे जो आपके खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट वगैरह करवाई या वो, तो वो सब क्या थी, मतलब किस बारे में थी? इन्होंने फेसबुक में ये लिखवाया, इन्होंने मेरे, बोलना तो नहीं चाहिए वैसे, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, बहुत ज़्यादा मारा था, इतना मारा था कि मेरे बच्चे भी खूब चिल्ला रहे थे बैल्कनी में निकल के मेरी मम्मा को बचाओ। मेरा छोटा बेटा 4.5 साल का है, वो झाड़ू वाइपर चप्पल जो भी पाता था अपने पापा को बहुत मारता था, छोड़ो मेरी मम्मा को, छोड़ो मेरी मम्मा को। और ये इसने किस बात पे मार रहे थे आपको? बस शक के शक लेके अच्छा। कि शक है, तुम किसी से बात करती हो, तुम किसी से बात करती हो। मैंने बोला मेरी मोबाइल आप रख लो, मेरी मोबाइल आपने 6 महीने रखी है, तो आपको आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला, मेरे पूरे कॉल डिटेल्स निकलवा लो, मेरी मोबाइल आप हैक कर लो, अगर एक भी प्रूफ मिले मुझे चौराहे पे आप 4 चप्पल मारो। पर अगर कोई प्रूफ नहीं है, ऐसे कैसे किसी को आप ब्लेम कर रहे हो? ब्लेम कर रहे हो ठीक है, ब्लेम कर रहे हो अगर तो घर तक रखो ना उसको। आप बाहर अपने दोस्तों से बोल रहे हो कि मतलब क्या, मेन उनका क्या था कि फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली मेरे ओवरी में सिस्ट था, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हस्बैंड की। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैं खुद परेशान हूँ अपने में, मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, मैं तुम्हारा इलाज कैसे कराऊँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने बोला ठीक है इलाज मुझे करा लेने दो, मैं अपने पैसे से इलाज करवा लूँगी, आप पैसे मत खर्चा करो। नहीं तुम्हें अकेले नहीं जाना है, तुम किसी के साथ जाओगी तो किसी के साथ घूमोगी, ये सब दुकनिया भर का लगाते थे। फिर मैंने भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया, फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट भी करवाया। वो 3 महीने का कोर्स था, 3 महीने के कोर्स में उन्होंने मेरी 1.5 महीने की दवाइयाँ करवाई, फिर 1.5 महीना दवा उन्होंने नहीं करवाया। मैंने बोला दवा करवा दो करवा दो, उन्होंने बोला नहीं करवाऊंगा। मैंने बोला ठीक है जब तक आप दवा नहीं करवाओगे मैं आपके साथ फिजिकल नहीं होंगी। उसके बाद उनका शक उतना बढ़ता गया, तुम वो यही चीज़ सबसे फ़ोन करके बोलते थे मेरी वाइफ मेरे साथ फिजिकल नहीं होती है, क्या रीज़न है? तो उनके दोस्त लोग बोलते थे उसका कहीं और रिश्ता होगा, वो कहीं अफेयर चलता तो होगा। ये सारी बातें अपने दोस्तों से करते थे? सब दोस्तों से, मोहल्ले से, रिलेटिव से, मेरे घर वालों से, सबसे ये बात पूरा खुल के, पूरा मतलब जितने इनके नॉलेज के लोग हैं सब यही जानते हैं कि इसकी वाइफ इसके साथ फिजिकल नहीं होती है, और सब इनको दिमाग देते हैं कि तुम्हारी वाइफ का कहीं और चक्कर चल रहा है। इसी वजह से किसी को ये नहीं बताते कि उससे मैं दवा नहीं करवा रहा हूँ, इसी खिसियत में वो नहीं करती है, उसका मैं खर्चा पानी नहीं देता हूँ, उसकी अगर उसे फीवर भी आ जाता है तो मैं उसे एक टैबलेट नहीं देता हूँ, उसे एक समोसा खाना होता है तो उसका पैसा भी मैं उसे नहीं देता हूँ। तो वो इसी वजह से इरिटेट होके फिजिकली नहीं होती मेरे साथ। तो इस वजह का मतलब रीज़न ये था कि मैं फिजिकली इसलिए बहुत मुझे इतना टॉर्चर करते थे, मैं फिजिकली इसलिए नहीं होती थी। पर वो उसका गलत मतलब निकाल के मुझको उन्होंने इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया। अब पूरा ससुराल कोशिश में लगा है कि मैं घर वापस आ जाऊँ, क्योंकि बहुत बदनामी हो रही है, मैं घर वापस आ जाऊँ। पर अभी परसों डेट की बात है, वो बंदा फिर मुझको फ़ोन किया, फिर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाया कि 1 घंटे से कहाँ बात कर रही हो, तुम्हारा नंबर 24 घंटे बिजी आता है, तुम किसी लड़के से बात करती हो, लिविंग रिलेशनशिप में रहती हो। अब ये इल्ज़ाम मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? हर जगह मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा चुके हैं, अब मैं किस मुँह से इनके साथ रहूँ? मैं तो रहना भी नहीं चाहती। खाली मेरी शरीफाई यही है कि इसने मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी मार दिया था। डॉक्टर ने बोला कि जाके अपना मेडिकल टेस्ट करवा लो, आगे चल के काम आएगा। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं करना है, बस
अच्छाई मेरी यही, इंसानियत मेरी यही है कि न मैंने इस बंदे को जेल भेजा, न मैंने इस पर के ऊपर एक केस लगाया, न मुझे इनका खर्चा पानी चाहिए, न मुझको इनकी प्रॉपर्टी चाहिए। बस मैं जहाँ इस समय पड़ी हूँ वहाँ से मुझे सपोर्ट मिल जाए, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो कहानी अभी नेहा ने बताई ना, तो ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हो रहा है आजकल। जो खासकर मैं आपको बताऊं कि जैसे जो दिल्ली वगैरह में रह रहे हैं वहाँ पे तो फिर भी लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है, मेल्स को भी नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। वरना जो गांव में रह रही हैं, जो इन्होंने पीसीओडी वाली बात बताई, तो वहाँ पे क्या होता है, जो ये बीमारियाँ होती हैं पीसीओडी पीसीओएस, ये कहीं ना कहीं आपकी जो फिज़िकल लाइफ है उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। और जो ये मेल होते हैं ना, ये इस चीज़ को नहीं समझते हैं और ये फिर क्या करते हैं, फीमेल पे ना ये आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे जो नेहा ने बताया। क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारे पेशेंट्स, क्योंकि जो हमारा चैनल है डॉक्टर उपासना वोरा, वहाँ पे आपने देखेंगे बहुत सारे रिव्यूज़ हैं। तो पीसीओडी के जितनी हमारे पास फीमेल्स खासकर विलेज वाले एरिया से आ रही हैं, उन सब ने ये वाली बात बताई है कि हम फिज़िकल नहीं हो पाते हैं, तो मेल्स इस तरीके के आरोप लगाते हैं। मैं यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, दूसरी चीज़ कि जो ये मेल्स वाले पार्ट पे मैं बोलूँगा कि दोस्तों से शेयर करना, ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। मतलब एक अपनी वाइफ की जो इंसान ऐसे धज्जियाँ उड़ा दे, वो फिर किस नाम का इंसान हो गया। फिर नेहा, जैसे जब आप मायके में रह रही थी तो फिर वहाँ पे भी वो आपको ऐसे ही परेशान करते थे? हाँ, मायके मैंने उनको ब्लॉक करके रखा था, उनके बहुत गंदे गंदे मैसेज आते थे। उनके खिलाफ भी मेरे पास बहुत प्रूफ है। रात रात लड़कियों से वो बात करते थे, 2 बजे रात तक मोबाइल चलाते थे। अगर मैं 9 बजे भी मोबाइल छू लूँ तो मुझे बोलते थे किसी से चैटिंग कर रही हो, किसी से तुम्हारा अफेयर चलता है, तुम किसी से बातें कर रही हो। अब वो 2 बजे रात तक मोबाइल चलाते थे तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं कुछ बोलती थी तो वो इग्नोर कर जाते थे और मुझे बोलते थे अंधी हो जाओगी, पागल हो जाओगी, ऐसे मोबाइल चलाओगी, तुम्हारा चक्कर चलता है। मैंने बहुत सारे प्रूफ उनके मोबाइल में पाए, लड़कियों से वो बात करते हैं। तो जब वो मेरे ऊपर सवाल उठाएं कि तुम्हारा किसी से रिलेशन है, अफेयर चल रहा है, तो मैंने बोला कि आपके खिलाफ भी मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं मेरे मोबाइल में, बोलो तो खोल के दिखाऊं। मैंने उन्हें खोल के दिखाया तो वो मुझसे से सीधे सवाल, मतलब सारे सवालों का एक सीधा बंदा जवाब क्या देता है, वो तो मैं टाइम पास करता हूँ। हम कहे ठीक है, आप करो तो टाइम पास है। अगर मैं किसी से बात भी नहीं करती, आप मेरे पर ब्लेम कर रहे हो, आप करो तो टाइम पास है। तो कहे कि अरे मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम लेडीज हो के ये नहीं कर सकती हो। तो मैं मायके में रह रही थी, फिर यही सब वही हो रहा था, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लग रहे थे, जो कि मैं भाई की नॉलेज में थी। मायके में मेरे भाई ने मुझको रखा था, सबके नॉलेज में मैं थी। फिर भी उसको विश्वास नहीं आ रहा था। उसको लगता, वो बोलता था जहाँ पे कमरा लेके रह रही हो वहाँ पे तुम ड्रिंक करती हो, वहाँ पे तुम लड़कों को बुलाती हो, वहाँ पे रखती हो, मेरे बच्चों को बिगाड़ रही हो, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर रही हो। ये सब बोल बोल के और टॉर्चर करते थे। फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद मेरे घर पे भाभी लोगों को फ़ोन करके टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अब प्रेजेंट टाइम में मैं मायके में हूँ, अभी तो मुझे बहुत शांति लग रही है। तो यहाँ पे अभी आपने जो 2-3 घंटे में देखा, तो कैसा लगा सब कुछ? अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं आई हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आगे भी ऐसे ही सब चलता बिल्कुल रहे। बिल्कुल। ये जो आपने वीडियो देखी, ये भले ही आपके किसी काम की ना हो, आपको सुन के थोड़ी सी हैरानी हुई होगी कि क्या हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं, पर सच्चाई ये है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं और इससे भी ज़्यादा गंदे लोग हैं। मैं आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियोज़ को शेयर करिए। जो अविनाश जैन जी की मेहनत है ना, मैं चाहता हूँ कि ये इस दुनिया के हर कोने तक पहुँचे। अविनाश जैन जी का मैं इंट्रोडक्शन आपको दूं तो कि आप पीछे मेरे इमेज देख रहे हैं, 2014 में जो एशिया कप हुआ था, उसके जो मेन स्पॉन्सर थे वो अविनाश जी थे, अराइज इंडिया। यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा घर बनाया है जहाँ पे इस टाइम पे 150 से ज़्यादा बेटियाँ, महिलाएं रह रही हैं। कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ रह रही हैं, जैसे अभी आपने जिनका सुना, ये अपने बच्चे को लेकर आई है। आप कमेंट करके बताइए, क्या माइका के अलावा कोई भी एक ऐसी संस्था जो आपके दिमाग में आता है जो किसी भी महिला को उसके बच्चों के साथ रखती है? आप मेरे को कमेंट करके बताइए कोई भी ऐसी संस्था जो कहती है कि बेटियों को रखती है और कहती है कि तुम जो भी पढ़ना चाहते हो तुम पढ़ो, हम तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करेंगे। यहाँ पे रह के लड़कियाँ आईएएस की तैयारी कर रही हैं और जो पैसे हैं वो उन्हें नहीं देने पड़ते। इन सब का अरेंजमेंट माइका करता है, अविनाश जैन जी करते हैं। तो एक सैल्यूट है अविनाश जैन जी को कि वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस काम को अब आप लोगों की मदद से हम इस पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। मैं बहुत ही आपको एक अजीब किस्सा बताता हूँ कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि यहाँ पर ना एक दिन ऐसा आए कि हम अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम 3,000 30,000 महिलाएं रखेंगे, इतना बड़ा ये माइका बन जाए।
पर कितनी अजीब बात है ना कि हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि एक दिन ये माइका बंद हो जाए। हमारी जीत उस दिन होगी जिस दिन ये माइका बंद हो जाएगा। और वो जीत कैसे पॉसिबल होगी कि जब ना इन मर्दों के दिमाग में ये डर बैठ जाएगा ना कि अगर मैंने अपनी पत्नी को कुछ बोला ना तो वो मायके चली जाएगी, वो मायके चली जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं देखता रह जाऊँगा। जिस दिन उसके दिमाग में ये डर बैठ जाएगा ना, उसी दिन हमारी जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, डोनेशन के लिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स पे आप डोनेशंस कर सकते हैं और आप लोगों को बाकायदा रिसिप्ट दी जाएगी जो भी आपने डोनेशन की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।